हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हमारा वेक्टर पे लेक्चर नंबर होने वाला है 9। ठीक है, लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने वेक्टर का थ्योरेटिकल पार्ट पूरी तरीके से कंप्लीट कर चुका है और मैंने आपको टेलीग्राम ग्रुप पे एक वर्कशीट अपलोड की थी। ठीक है, आज के क्लास में हम लोग उस वर्कशीट के सॉल्यूशन डिस्कस करने वाले। ठीक है, वो वर्कशीट कम्प्लीटली प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चन की वर्कशीट है, जिसमें ऑनवर्ड्स 2019 से लेके सारे क्वेश्चंस तकरीबन 2013 और 2014 तक के सारे क्वेश्चंस उसमें टॉपिक वाइज डिस्ट्रीब्यूट किए गए। मतलब फर्स्ट टॉपिक पे फॉर एग्जांपल जैसे फर्स्ट टॉपिक है डॉट प्रोडक्ट के लिए। ठीक है, तो डॉट प्रोडक्ट पे 2019 से 2013-14 तक जितने भी क्वेश्चन आ गए वो सारे फर्स्ट टॉपिक में इंक्लूड है। फिर वैसे सेकंड टॉपिक, फिर वैसे थर्ड टॉपिक। ठीक है, तो लेकिन अगर आप में से किसी बच्चों ने कोई वेक्टर मिस कर कोई चैप्टर कोई वीडियो लेक्चर अगर मिस किया है तो मेरे आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले आप उस वीडियो लेक्चर को अच्छे से देखें। इस पूरे वेक्टर चैप्टर के अंदर 5 टॉपिक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे पहले डॉट प्रोडक्ट, फिर है क्रॉस प्रोडक्ट, फिर है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट और फिर है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट और उसके बाद है ज्योमेट्रिकल मीनिंग, सभी के ज्योमेट्रिकल मीनिंग। तो ये कुछ 4 से 5 टॉपिक है जिसके बेस पे एक न्यूमेरिकल हर साल जेडब्ल्यू मेन में पूछा जाता है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ओके, तो अब आते हैं वर्कशीट के क्वेश्चन नंबर 1 पे। ये क्वेश्चन आया था 2019 अप्रैल 2019 में आया था। ठीक है, चलो देखते हैं। आपको क्या बोला, लेट ए बी एंड सी विद द वर्टाइसेस ऑफ अ ट्रायंगल एंड एम विद द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। मतलब एक ट्रायंगल दिया है आपको, लेट से ये ट्रायंगल है ए बी सी ए बी सी क्या है, ट्रायंगल है। एंड एम विद द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, ये ए सी का एम क्या हो गया, मिड पॉइंट हो गया। एम क्या हो गया, मिड पॉइंट। इफ जी डिवाइड्स बी एम, अच्छा ये बी एम क्या होगा, जैसे m अगर मिड पॉइंट है तो बी एम क्या हो जाएगा, बी एम हो जाएगा मीडियन। इफ g डिवाइड्स बी एम, अच्छा g एक पॉइंट है जो डिवाइड कर रहा है कौन से रेशो में, 2:1 के रेशो में, 2:1 के रेशो में। ठीक है, अब आपको थोड़ा सा सेंट्रॉइड का यहाँ पे नॉलेज होना चाहिए। आपको पता है सेंट्रॉइड क्या होता था, सेंट्रॉइड जब ये जैसे यहाँ से मैं एक मीडियन बना लूँ, ये एक मीडियन, ये एक मीडियन और ये मीडियन, जब तीनों मीडियन आपस में इंटरसेक्ट होते हैं तो वहाँ जो पॉइंट तैयार होता है उस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, सेंट्रॉइड। पर यहाँ पे इन्होंने ऐसा कुछ क्लियर किया नहीं कि ये सेंट्रॉइड है करके, लेकिन हमें ये बात पता है कि ये जो भी पॉइंट है ये कहाँ पर है, ये कहाँ पर है, मीडियन पे है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जी ने बी एम को 2:1 के रेशो में डिवाइड किया, तो ये सेम प्रॉपर्टी है किसकी, सेंट्रॉइड की। सेंट्रॉइड भी कहाँ पे लाई करता है, मीडियन पे ही लाई करता है। सेंट्रॉइड भी कहाँ लाई करता है, मीडियन पे। और सेंट्रॉइड भी क्या करता है, मीडियन को 2:1 के रेशो में क्या करता है, डिवाइड करता है। तो ये जी जो पॉइंट है बेसिकली ये क्या है, सेंट्रॉइड है। तो ए के कोऑर्डिनेट क्या है, 3, 0, -1। बी के कोऑर्डिनेट क्या है, 2, 10, 6 और सी के कोऑर्डिनेट क्या है, 1, 2, 1। तो जी क्या हो गया, सेंट्रॉइड हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देन कॉस ऑफ एंगल जी ओ ए, तो अपने को एंगल निकालना किसके बीच में है, जी ओ ए। यहाँ पे ओ मतलब ओरिजिन है, तो मान लो कहीं तो भी यहाँ ओरिजिन होगा, ये होगा ओरिजिन। ठीक है, तो ये है जी, तो ये हो गया जी ओ और ये हो गया ए। ठीक है, तो हमें ये एंगल फाइंड आउट करना है। समझ में आ रहा है, ये अगर ओरिजिन है तो हमें जी ओ ए इनके बीच का ये एंगल फाइंड आउट करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, वेक्टर ओ ए फाइंड आउट कर लेते हैं, वेक्टर ओ जी फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, वेक्टर ओ ए तो आप आसानी से बता सकते हो, वेक्टर ओ ए क्या हो जाएगा। ठीक है ना, मेरे ख्याल से अब इतना बताते आना चाहिए ना, ओ ओरिजिन है, ओ ओरिजिन है तो वेक्टर ओ ए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3i + 0j -k। और ओ जी, अच्छा ओ जी बताने के लिए पहले हमें जी की जरूरत गिरेगी। जी क्या है, सेंट्रॉइड है। सेंट्रॉइड निकालने का फॉर्मूला पता है सबको, x1 + x2 + x3/3, 3 + 2 5 + 1 6/3, तो 2 आ जाएगा। y1 + y2 + y3/3, तो 0 + 10 + 2 12/3, 4 आ जाएगा।
z1 प्लस z2 प्लस z3 -1 प्लस 6 और +1, तो ये कितना आएगा 6/3 2 हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो हमें जी के कोऑर्डिनेट अब पता चल गए, जी के कोऑर्डिनेट 2 4 2। तो अब हमें वेक्टर ओजी बताते आ जाएगा, वेक्टर ओजी अच्छा वेक्टर ओजी क्या आ जाएगा 2i प्लस 4j प्लस 2k आ जाएगा वेक्टर ओजी। अच्छा वेक्टर ओ ए यानी ही वेक्टर ए है और वेक्टर ओजी यानी ही वेक्टर जी है। तो हमें क्या करना है, वेक्टर ए और वेक्टर जी के बीच का एंगल फाइंड आउट करना। तो दो वेक्टर्स के बीच में एंगल निकालने का फॉर्मूला सबको पता ही है, cos थीटा इज इक्वल्स टू कौन से दो वेक्टर, वेक्टर ए डॉट वेक्टर जी अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर जी हो जाएगा। ठीक है, वेक्टर ए और वेक्टर जी का डॉट प्रोडक्ट, वेक्टर ए और वेक्टर जी का डॉट प्रोडक्ट 3 × 2 6, 0 × 4 0, -1 × 2 -2 अपॉन वेक्टर ए का मॉड, वेक्टर ए का मॉड, इसका मॉड कितना आएगा अंडर रूट में आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9, 0 का स्क्वायर 0, -1 का स्क्वायर तो रूट में 10 आ जाएगा। और ये 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16 और 2 का स्क्वायर 4, 4 + 4 8, 8 प्लस तो ये आ जाएगा 24। ठीक है, अच्छा ऊपर में कितना आ गया, ऊपर में आ गया 4, नीचे में कितना आ गया, नीचे में आ गया 10 और ये आ गया 24। तो 24 का हम लोग क्या लिख सकते हैं 6 4 जा, ठीक है ना, 6 4 जा, तो ये 4 का स्क्वायर रूट 2, रूट में आ जाएगा 10 और रूट में आएगा 6 यानी कितना हो जाएगा √60। ठीक है, ये 2 इसके साथ डिवाइड होगा कितना देगा 2/√60 दे देगा, 2/√60। तो 2/√60 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, अगेन 60 को क्या लिख सकते हैं 4 × 14 सॉरी 4 × 15, 60 को क्या लिख सकते हैं 4 × 15, 4 का स्क्वायर रूट हो गया 2, 2 2 कैंसिल, तो ये कितना आएगा 1/√15 आ जाएगा। तो थीटा बेसिकली ये एंगल थीटा हो गया। तो इनके बीच में आंसर कितना आ रहा है, एंगल बिटवीन वेक्टर ओ जी एंड वेक्टर ओ ए के बीच में कितना एंगल आ रहा है, एक्चुअली एंगल नहीं है, एंगल नहीं, हमें तो कॉस थीटा निकालना ना। तो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है, कॉस थीटा की वैल्यू 1/√15। ठीक है, तो देखो कितना सिंपल क्वेश्चन आया था, मतलब जे मेन में और रिसेंटली 2019 में देखो इतना सिंपल क्वेश्चन आया था। तो अगर आपके बेसिक कंसेप्ट बहुत अच्छे क्लियर है ना, तो आप जे मेन के वेक्टर चैप्टर के क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ओके ठीक है, अब आता है क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला, इफ अ यूनिट वेक्टर वेक्टर ए मेक्स एन एंगल π/3 विथ आई, π/4 विथ जे एंड थीटा विथ के, देन अ वैल्यू ऑफ थीटा इज। तो ये बेसिकली डायरेक्शन कोसाइन के कंसेप्ट पे डिपेंड करता है। ठीक है, जैसे ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये है जेड एक्सिस, और एक वेक्टर है, लेट्स से वो वेक्टर है वेक्टर ए। ठीक है, एक वेक्टर है वेक्टर ए, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग में कौन लाई करता है, यूनिट वेक्टर आई, वाई एक्सिस के अलॉन्ग में कौन लाई करता है, यूनिट वेक्टर जे, और जेड एक्सिस के अलॉन्ग में कौन लाई करता है, यूनिट वेक्टर के। वो क्या करना चाहते हैं कि वेक्टर ए ने आई के साथ, दैट मीन्स एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल तैयार किया, कितना एंगल तैयार किया π/3। आपको याद है इसको हम लोग अल्फा कहते हैं। ठीक है, वाई एक्सिस के साथ कितना एंगल तैयार किया, वाई एक्सिस के साथ एंगल तैयार किया π/4, इसको हम लोग बीटा कहते हैं। और जेड एक्सिस के साथ कितना एंगल तैयार किया, जेड एक्सिस का थीटा एंगल तैयार किया। ठीक है ना, थीटा एंगल तैयार किया। तो आपको शायद ये याद होगा कि cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर, एक्चुअली यहाँ पे गैमा था बट ये पहला एंगल अल्फा बीटा और गैमा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा गैमा, बट गैमा की जगह इन्होंने थीटा लिया है, इसके वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। याद है डायरेक्शन कोसाइन का कंसेप्ट है, cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गैमा की वैल्यू 1 होती है। अच्छा अल्फा कितना दिया, एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल तैयार किया उसने, एक्स एक्सिस के साथ π/3 एंगल तैयार किया, वाई एक्सिस के साथ दैट मीन्स जे के साथ कितना एंगल तैयार किया, π/4 एंगल तैयार किया। तो अब ये सोचो कि cos स्क्वायर अल्फा, अल्फा मतलब π/3 है, प्लस cos स्क्वायर बीटा, cos स्क्वायर बीटा, बीटा मतलब π/4 है, और cos स्क्वायर थीटा
इज इक्वल टू कितना आएगा 1। अच्छा cos 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, cos 30 सॉरी नॉट 30 60, cos 60 की वैल्यू कितनी होगी 1/2 का स्क्वायर 1/4 होगा, प्लस cos 45 की वैल्यू कितनी होगी 1/√2 का स्क्वायर 1/2 हो जाएगा, प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना आएगा 1। अच्छा ये कितना हो रहा है, ये हो रहा है 2 + 6/8, 6/8 का मतलब हो गया 3/4, 3/4 को शिफ्ट किया, सो cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी आएगी 1 - 3/4, तो cos स्क्वायर थीटा कितना होता है, cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1/4, तो cos थीटा कितना हो जाएगा, cos थीटा हो जाएगा प्लस और माइनस 1/2, cos थीटा कितना हो जाएगा प्लस और माइनस 1/2। तो अगर यहाँ में cos थीटा की पॉजिटिव की बात करूँ तो 1/2 होगा और निगेटिव की बात करूँ तो -1/2 होगा। अच्छा 1/2 कब आता है, ये आता है 1/2 कब आता है 60 पे आता है, 1/2 कब आता है 60 पे, और -1/2 कब आता है तो 180 - 60 कर देने का, 180 - 60 यानी कि पाई -60, तो थीटा इज इक्वल्स टू एक π/3 आएगा और एक कितना आ जाएगा 2π/3 आ जाएगा। तो π/3 तो ऑप्शन में नहीं है लेकिन 2π/3 ऑप्शन में है, इसका मतलब करेक्ट आंसर क्या आएगा इसका 2π/3। तो बस कुछ नहीं, आप ये एक सिंपल एक कंसेप्ट है, cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा होता था और इज इक्वल्स टू 1। ठीक है ना, मुझे पता है आप सब लोगों को ये फॉर्मूला बहुत अच्छे से याद है, सिर्फ उसका यूज़ करते आता है कि नहीं, ठीक है वो देखना था। अगेन 2019 अप्रैल में पूछा गया वो क्वेश्चन है। ओके ठीक, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या बोला गया, लेट वेक्टर ए दिया है, वेक्टर बी आपको गिवन है, वेक्टर सी आपको गिवन है with the 3 vector such that projection vector of vector B on vector A is vector A। ठीक है, पहले तो इतना क्लियर करते हैं कि ये क्या कहना चाहते हैं कि प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर B ऑन वेक्टर A, ये क्या बोलते हैं वेक्टर A के बराबर। बट हमें ये बात अच्छे से क्लियर है कि प्रोजेक्शन का मतलब क्या होता है लेंथ, ठीक है ना, मैंने आपको बताया कि डॉट प्रोडक्ट आपको क्या प्रोवाइड करता है प्रोजेक्शन, एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर पे प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन का मतलब क्या, जैसे ये हो गया आपका, मान लो ये वेक्टर ए है, इसका प्रोजेक्शन, जैसे ये वेक्टर बी है तो वेक्टर ए का प्रोजेक्शन किस पे, वेक्टर बी पे, तो ये ओ एम क्या हो गया प्रोजेक्शन हो गया। बट बेसिकली प्रोजेक्शन मतलब किसकी बात करते हैं, इस लेंथ की बात करते हैं। तो प्रोजेक्शन क्या होता है, एक स्केलर क्वांटिटी होता है, प्रोजेक्शन क्या होता है एक स्केलर क्वांटिटी होता है। अब यहाँ इन्होंने जो बोला है उसको ध्यान से देखो, 3 वेक्टर सच दैट प्रोजेक्शन वेक्टर ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी इज वेक्टर ए, मतलब वो बेसिकली क्या कहना चाहते हैं ना, वेक्टर ए की लेंथ कहना चाहते हैं। मेरे ख्याल से क्वेश्चन में थोड़ा सा यहाँ करेक्शन होना चाहिए था, यहाँ पे मॉड चाहिए, बट मॉड अगर नहीं भी दिया तो आपको क्लियर होना चाहिए कि प्रोजेक्शन का मतलब क्या होता है लेंथ होता है, यानी कि ये कुछ ऐसी सिचुएशन होगी, ये वेक्टर बी होगा और ये वेक्टर ए होगा। मैंने बोला कि प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए, ये वेक्टर बी का प्रोजेक्शन किस पे, वेक्टर ए पे। तो एक्चुअली ये वेक्टर ए यहाँ तक होगा ही नहीं, वेक्टर ए यहीं पे ख़त्म हुआ होगा, ठीक है, इसलिए इन्होंने बोला होगा प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए इज वेक्टर ए। मतलब ये देखो ये कंप्लीट क्या है, वेक्टर ए है, बट हमें एक्चुअली किसकी बात कर रहे हैं, लेंथ की बात कर रहे हैं। तो लेंथ मतलब क्या, मॉड ऑफ वेक्टर ए। तो ये ध्यान रखना, प्रोजेक्शन का मतलब हमेशा क्या होता है, लेंथ होती है। अच्छा आपको फॉर्मूला याद है, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए पे क्या फॉर्मूला है, वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए अपॉन मॉड, जिस पे प्रोजेक्ट हो रहा है, किस पे प्रोजेक्ट हो रहा है, वेक्टर ए पे, तो मॉड ऑफ वेक्टर ए आ जाता है इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ वेक्टर ए। तो प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए का फॉर्मूला होता है वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए इन इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ वेक्टर ए। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। ओके तो चलो वेक्टर बी और वेक्टर ए का डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं, वेक्टर बी और वेक्टर ए का डॉट प्रोडक्ट। तो b1 इंटू 1, तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पे b1 इंटू 1, यानी कि b1 आएगा, फिर b2 इंटू 1 ये आ जाएगा प्लस b2 आ जाएगा, प्लस फिर √2 इंटू √2 इंटू √2 कितना आ जाएगा 2 अपॉन में वेक्टर ए का मॉड। अच्छा इसका मॉड कितना आएगा, अंडर रूट में 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 √2 का स्क्वायर 2 आ जाएगा इज इक्वल्स टू में, ये किसके बराबर में आ रहा है, मॉड ऑफ वेक्टर ए के बराबर में आ रहा है, यानी वही अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 1 प्लस 2।
तो ये ऊपर में कितना आ गया b1 प्लस b2, b1 प्लस b2 प्लस 2, ये कितना हो गया √4, ये कितना हो गया √4, ये इस साइड गया तो √4 इंटू √4 कितना हो जाएगा 4। तो फाइनली हमारे पास b1 प्लस b2 की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। ये एक कंडीशन हमारे पास आ गई b1 प्लस b2 की वैल्यू। अब आगे देखते हैं, आगे उन्होंने क्या बोला कि वेक्टर a प्लस वेक्टर b, ये परपेंडिकुलर है किसको, वेक्टर c को। वेक्टर a प्लस वेक्टर b वेक्टर c को परपेंडिकुलर है, मतलब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कितना आएगा 0। वेक्टर a प्लस वेक्टर b परपेंडिकुलर है तो c को, तो वेक्टर a प्लस वेक्टर b का डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, वेक्टर c के साथ, कितना आएगा 0। चलो देखते हैं वेक्टर a प्लस वेक्टर b कितना होगा। वेक्टर a प्लस वेक्टर b, देखो थोड़ा ट्राई करो, ये i और ये b1 आए तो ये फाइनली अपने क्या मिलेगा 1 प्लस b1 i मिल जाएगा। मैं क्या निकालना चाह रहा हूँ, वेक्टर a प्लस वेक्टर b, इन दोनों को ऐड कर रहे हैं और ये j प्लस b2j है, तो इसमें से अगर मैं j कॉमन निकालूँ तो 1 प्लस b2j आ जाएगा प्लस फिर √2k प्लस √2k, तो ये कितना हो जाएगा 2 टाइम्स √2k हो जाएगा। ये क्या मिल गया अपने को, वेक्टर a प्लस वेक्टर b मिला है। फिर इसका डॉट किसके साथ, वेक्टर c के साथ, तो वेक्टर c कितना है, वेक्टर c है 5i प्लस j प्लस √2k और ये कितना है 0 है। तो चलो दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं। i का कंपोनेंट 5, i का कंपोनेंट 1 प्लस b1, तो 5 मल्टीप्लाइड होगा 1 प्लस b1 के साथ, तो ये होगा 5 प्लस 5b1 प्लस फिर इधर 1 है और इधर क्या है 1 प्लस, तो मल्टीप्लाई में 1 प्लस b2 हो जाएगा प्लस फिर ये √2 है और ये 2√2 है, तो इनका मल्टीप्लिकेशन कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, इस इक्वल्स टू में आ गया 0। अच्छा 5 प्लस 1 6, 6 प्लस 4 10 को उस साइड शिफ्ट किया, 10 को उस साइड शिफ्ट किया तो 5b1 प्लस b2 इज इक्वल्स टू में कितना आ गया -10 आ गया। ठीक है, कुछ है हमारे पास, हाँ हमारे पास यहाँ से b2 पता चल जाएगा हमें, तो यहाँ से b2 कितना आ जाएगा, b2 आ जाएगा 2 माइनस b1, तो मैं यहाँ पर रख देता हूँ, तो 5b1 प्लस b2 की वैल्यू कितने रख देता हूँ 2 माइनस b1 इज इक्वल्स टू -10। ओके, तो 5b1 माइनस b1 कितना होगा, ये 4b1 हो जाएगा, 4b1 और 2 को उधर शिफ्ट किया तो -2, तो -12 हो गया। तो b1 की वैल्यू कितने आ गई -3, b1 की वैल्यू आ गई -3। ओके, तो b1 को यहाँ पुटअप करते हैं, तो -3 पुटअप करने पे b2 की वैल्यू कितने आ जाएगी, b2 की वैल्यू आ जाएगी 5, b2 की वैल्यू आ गई 5। ओके, मैं इसको थोड़ा मिटा देता हूँ। बस अब अपने पास b1 आ गया, b2 आ गया, तो अब आप वेक्टर b बता सकते हो, तो वेक्टर b कितना हो जाएगा। ओके, तो वेक्टर b कितना हो गया, वेक्टर b हो जाएगा b1 कितना है -3i प्लस b2 कितना आ गया 5j प्लस √2k, ये आ गया अपने पास वेक्टर b। बट हमें क्या निकालना है, मॉड ऑफ वेक्टर b आ गया, सो मॉड ऑफ वेक्टर b कितना हो जाएगा, मॉड ऑफ वेक्टर b होगा अंडर रूट में -3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, √2 का स्क्वायर 2 आ जाएगा, √2 का स्क्वायर 2, ये कितना दे रहा है अपने को, ये दे रहा है 9 प्लस 2 11, 11 प्लस 25 36 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा 6, तो फाइनल आंसर आ रहा है हमारे पास 6, तो करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा ए। ओके, तो आप देख रहे हो कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन मेन में नहीं पूछे जाते ना, जेडब्ल्यू मेन में ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आते। हाँ, आपका जो थेरोटिकल नॉलेज है वो अच्छा होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए, बेसिक नॉलेज तो बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए, तो आप कोई भी क्वेश्चन आसानी से कर सकते हो। ओके, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4, ये एक्चुअली ये जो क्वेश्चन है ये 3D का क्वेश्चन है, ठीक है ना, मतलब ज़्यादातर पार्ट इसका 3D का है। 3D और वेक्टर क्या है ना, एक दूसरे से रिलेटेड है, तो क्वेश्चन ऐसे भी बनाए जाते हैं जो 3D और वेक्टर को मिला के एक दे दे। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें मैक्सिमम पार्ट किसका है, 3D का है, बट फिर भी मैं आपको ट्राई करता हूँ कि आपको इसको सिर्फ वेक्टर के नॉलेज से ही क्लियर करा दूँ। पहले तो इस पर ध्यान दो, ये क्या लिखा है, x इज इक्वल्स टू ay प्लस b, तो यहाँ से क्या मैं ये लिख सकता हूँ x माइनस b अपॉन a इज इक्वल्स टू y, ठीक है। ओके, फिर क्या दिया, z इज इक्वल्स टू cy माइनस d,
तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं z माइनस डी अपॉन सी इज इक्वल्स टू वाई। तो ये क्या करना चाहता है, x माइनस बी अपॉन ए इज इक्वल्स टू वाई है, z माइनस डी अपॉन सी इज इक्वल्स टू वाई है। तो इसका मतलब ये तीनों चीज़ें इक्वल होंगी, तो x माइनस बी अपॉन ए इज इक्वल्स टू वाई इज इक्वल्स टू z माइनस डी अपॉन सी। हमारे पास ये एक कंसेप्ट आ गया, ठीक है। ओके, उसी तरीके से सेकेंड भी कंडीशन कुछ दी है, ये दिया है x इज इक्वल्स टू ए डैश जेड प्लस बी डैश। तो इससे हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये हो जाएगा x माइनस बी डैश अपॉन ए डैश इज इक्वल्स टू जेड। और सेकेंड कंडीशन क्या दिए, y इज इक्वल्स टू सी डैश जेड प्लस डी डैश। तो ये हो जाएगा y माइनस डी डैश इज इक्वल्स टू सी डैश जेड। तो ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, सी डैश। तो ये कह रहा है कि x माइनस बी डैश अपॉन ए डैश जेड के बराबर में, और ये कह रहा है कि y माइनस डी डैश अपॉन सी डैश जेड के बराबर में है। तो इससे ये पता चल रहा है कि x माइनस बी डैश अपॉन ए डैश इज इक्वल्स टू वाई माइनस डी डैश अपॉन सी डैश इज इक्वल्स टू जेड, ठीक है। तो हमारे पास ये दो चीज़ें आ गई, ठीक है। तो ये जो है अभी हम लोग 3D चैप्टर में पढ़ेंगे कि ये बेसिकली क्या एक लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये भी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस लाइन के जो डायरेक्शन है वो कौन प्रोवाइड करता है ना, ये देखो ये ए, इसके डिवाइड में कुछ नहीं है, इसके डिवाइड में कुछ नहीं मतलब 1 है, ठीक है, और इसके डिवाइड में क्या सी है। तो ये जो है ना A1C, ये इस लाइन की डायरेक्शन प्रोवाइड करती है। A1C लाइन है तो उसको डायरेक्शन भी होगी, लाइन है तो डायरेक्शन होगी, क्योंकि ये कहीं ना कहीं वेक्टर से रिलेटेड है। तो वो जो डायरेक्शन है वो कौन प्रोवाइड करता है, A1C। इस लाइन की जो डायरेक्शन है वो कौन बता रहा है, A डैश C डैश 1। A डैश, देखो इस लाइन की डायरेक्शन कौन बता रहा है, A1C। तो यहाँ तो समझ में आ गया। ओके, तो हम थोड़ा सा एक 3D में जो हम लोग पढ़ने वाले लाइन चैप्टर, उसका थोड़ा एक सिंपल एक नॉलेज आप फिलहाल के लिए एक्सेप्ट करो, क्योंकि जब आप लाइन चैप्टर करोगे तब आ जाएगा आपको। वो क्या कहते हैं कि एक लाइन है, लाइन वो एक पॉइंट से पास हो रहा है, और वो पॉइंट है x1 y1 z1। एक लाइन है जो एक पॉइंट से पास हो रही है, और इस लाइन को एक वेक्टर क्या है, पैरेलल है, जिसको हम वेक्टर b कहते हैं। तो ये जो वेक्टर b है ये इस लाइन की क्या बता रहा है, डायरेक्शन बता रहा है। मतलब ये दोनों एक दूसरे को पैरेलल है, तो जो वेक्टर b की डायरेक्शन होगी वही इस लाइन की डायरेक्शन होगी। तो वेक्टर b को हम लोग लेते थे ai प्लस bj प्लस ck, ठीक है। एक लाइन है जो कौन से पॉइंट से पास हो रही है, पॉइंट a से पास हो रही है, और एक वेक्टर उसको क्या है, पैरेलल है। तो इस लाइन का इक्वेशन होता था x माइनस x1 अपॉन a इज इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल्स टू z माइनस z1 अपॉन c। ये इस लाइन का इक्वेशन हो गया, x माइनस x1 अपॉन a इज इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल्स टू z माइनस z1 अपॉन c। ये किस इस लाइन का इक्वेशन हो गया। तो इसमें देखो a b c क्या है, a b c वेक्टर b के अलोंग के कंपोनेंट है। देखो a b c वेक्टर b के अलोंग में कोएफिशिएंट है। बात समझ में आ रही है। ठीक है, ओके। तो ये एक लाइन है, तो मान लो कि इस लाइन का पैरेलल वेक्टर हम b1 से दिखा देते हैं। तो b1 क्या आएगा, ai प्लस 1j प्लस ck, ठीक है। ये हो गया इस लाइन का पैरेलल वेक्टर b1। और वैसे ये भी एक लाइन है, तो इस लाइन का पैरेलल वेक्टर मान लो वेक्टर b2 है। वेक्टर b2 कितना हो जाएगा फिर, a डैश i प्लस c डैश j प्लस 1k यानी कि k। ये वेक्टर b2 आ गया इस लाइन का पैरेलल वेक्टर। इस लाइन का पैरेलल वेक्टर ये है और इस लाइन का पैरेलल वेक्टर ये है, ठीक है। फिर क्या बोला, ये दोनों लाइन कैसे परपेंडिकुलर है। अच्छा, जब ये दो लाइन एक दूसरे को परपेंडिकुलर होंगे तो ये भी तो एक दूसरे को परपेंडिकुलर होंगे। जैसे मान लो ये अगर लाइन L1 है, जैसे ये लाइन L1 है, तो इस लाइन का ये क्या हो जाएगा, पैरेलल वेक्टर b1। और ये लाइन अगर L2 है तो ये हो जाएगा L2 लाइन। तो इस लाइन का पैरेलल वेक्टर आ जाएगा b2,
वेक्टर b2। तो ये दोनों लाइन L1 और लाइन L2 एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, तो वेक्टर b1 और वेक्टर b2 भी एक दूसरे को कैसे आएंगे, परपेंडिकुलर ही आने वाले, ठीक है। ओके, सो वेक्टर b1 इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर b2, तो फिर इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कितना आ जाएगा, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट आ जाएगा 0। वेक्टर b1 और वेक्टर b2 का डॉट प्रोडक्ट, i का कंपोनेंट a डैश, i का कंपोनेंट a यानी a इंटू a डैश प्लस j का कंपोनेंट c डैश, j का कंपोनेंट 1 यानी कि c डैश, k का कंपोनेंट 1 और k का कंपोनेंट c यानी कि c इज इक्वल टू कितना आएगा 0। तो ये रिलेशन बन रहा है a डैश प्लस c इज इक्वल टू 0। तो ये कहाँ पर है, c ऑप्शन में। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा आपका, c आ जाएगा। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। और देखो ये क्वेश्चन कहाँ पूछा गया, 2017 एडवांस में पूछा गया। अब एडवांस में पूछा गया तो इतना आसान नहीं होगा, ठीक है। चलो देखते फिर भी ट्राई करते हैं। क्या बोला, लेट O बी द ओरिजिन एंड let PQR be the arbitrary triangle, then the point S is such that, मतलब वो क्या कहना चाहते हैं कि कुछ कंडीशंस है अपने पास, जैसे हो सकता है ये कुछ ऐसा होगा, ये O क्या है, ओरिजिन है, और एक ट्रायंगल है PQR, एक ट्रायंगल ले लेते हैं, ये ट्रायंगल है PQR, ठीक है ना, एक ट्रायंगल है PQR। देन द पॉइंट S इज सच दैट, अब एक पॉइंट S है, अब वो कहाँ है, कहीं पे भी हो सकता है, ठीक है ना, कहीं पे भी हो सकता है, पता नहीं कहाँ है तो, ठीक है। लेकिन वो इस तरीके से कि वो एक कंडीशन को फॉलो कर रहा है, ठीक है ना। ये कंडीशन दी है वेक्टर OP डॉट वेक्टर OQ, यानी कि कुछ ऐसा रहा होगा, ये वेक्टर OP वेक्टर OQ और S पॉइंट कहीं पे भी हो सकता है, फिलहाल अभी हम उसके बारे में नहीं बता सकते। OP डॉट OQ प्लस OR डॉट OS, तो ये OR हो गया, ठीक है ना, OR डॉट OS, ये इक्वल में है OR डॉट OP प्लस OQ डॉट OS। तो मैं पहले इस सिचुएशन से देखता हूँ, कुछ फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। OP डॉट OQ प्लस OR डॉट OS इज इक्वल्स टू OR डॉट OP प्लस OQ डॉट OS, ठीक है। क्या करना चाहिए हम लोगों ने, देखो OP डॉट OQ है, तो मैं OR डॉट OP को इस साइड शिफ्ट करता हूँ, यानी कुछ ऐसे वेक्टर OP, ये जब इधर आएगा तो देखो वेक्टर OP कॉमन निकला, तो क्या बचा, वेक्टर OQ माइनस वेक्टर OR हो गया, और इसको इधर शिफ्ट किया तो OQ डॉट OS, और ये जब इधर आएगा इस साइड प्लस है तो माइनस आएगा, तो माइनस OR डॉट OS, तो यहाँ से देखो OS कॉमन निकला, OS कॉमन निकला, तो OS कॉमन निकला तो क्या बचेगा, फिर यहाँ से बचेगा OQ माइनस OR, ठीक है। अच्छा, अब देखो ये कंप्लीट चीज़ को मैं इधर लेके आता हूँ, कंप्लीट इस पूरे इसको इधर लेके आ गया, तो देखो OQ माइनस OR कॉमन निकला, OQ माइनस OR निकला कॉमन, तो तब क्या बचा फिर डॉट में OP माइनस OS, बात समझ में आ गई, ठीक है। और ये बता रहा है हमें कि ये दो, अच्छा OQ माइनस OR और OP माइनस OS, अच्छा OQ का मतलब क्या हो जाएगा, OQ माइनस OR क्या आएगा, देखो बरा, OQ माइनस OR, तो ये QR हो जाएगा, ट्रायंगल लॉ, ठीक है। ट्रायंगल लॉ का देखो यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा अपने को, इस पे ध्यान दो, ये वाले ट्रायंगल पे। तो ट्रायंगल लॉ के हिसाब से क्या होगा, OQ प्लस QR इज इक्वल्स टू OR, यानी इस ट्रायंगल पे अगर ध्यान देंगे तो ये कितना आएगा, OQ प्लस QR इज इक्वल्स टू हो जाएगा OR। तो OQ माइनस OR कितना आएगा, OQ माइनस OR कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस QR,
क्या आ जाएगा माइनस क्यू आर, ठीक है। अच्छा OP माइनस OS का मतलब क्या होगा? अच्छा आप सबको पता है ना, वेक्टर का यहाँ पे बहुत नॉलेज आना चाहिए। वेक्टर OA माइनस वेक्टर OB, तो वेक्टर OA का मतलब होता है वेक्टर A माइनस वेक्टर OB का मतलब होता है वेक्टर B, तो यही होता है वेक्टर AB, यानी वेक्टर OA माइनस वेक्टर OB को हम वेक्टर AB लिख सकते हैं, तो वेक्टर OP माइनस वेक्टर OS को हम SP लिख सकते हैं, ठीक है ना। वेक्टर SP इज इक्वल्स टू 0। अच्छा ये माइनस को शिफ्ट कर दे तो ये 0 आएगा। तो यहाँ से हमें क्या पता चला ना, यहाँ से हमें पता चला कि OR वेक्टर OR और वेक्टर SP का डॉट प्रोडक्ट कितना आ गया 0। तो इससे पता चलेगा कि वेक्टर OR सॉरी नॉट OR QR, वेक्टर QR और वेक्टर SP एक दूसरे को कैसे परपेंडिकुलर है, ठीक है। वेक्टर QR और वेक्टर SP एक दूसरे को कैसे परपेंडिकुलर है, ठीक है ना। ये एक सिचुएशन अपने सामने आ गई, ठीक है। ओके मैं इसको मिटा देता हूँ, ऑप्शन आप लोग अच्छे से देख लेना। अब मैं इसका और इस सेकेंड वाले का यूज़ करता हूँ, यानी कि इसका वेक्टर OP डॉट वेक्टर OQ प्लस वेक्टर OR डॉट वेक्टर OS इज इक्वल्स टू वेक्टर OQ डॉट वेक्टर OR प्लस वेक्टर OP डॉट वेक्टर OS। हाँ ठीक है, तो अगेन क्या करें, इस वाले को इधर शिफ्ट करो और इस वाले को इधर शिफ्ट करते हैं। तो जब ये इस साइड आएगा तो वेक्टर OP डॉट वेक्टर OQ, और ये जब इधर आएगा तो माइनस वेक्टर OP डॉट वेक्टर OS। तो वेक्टर OP निकला कॉमन, तो क्या बचा अंदर में OQ माइनस OS बचा, OQ माइनस OS बच गया। और ये जब इस साइड जाएगा तो यहाँ से कॉमन क्या निकला OR माइनस क्या सॉरी OR अगर कॉमन निकला तो क्या बचा OQ माइनस OS बचा, ठीक है। अच्छा तो ये हो जाएगा वेक्टर OP। अच्छा देखो ये कंप्लीट इधर आ गया ना, अब इसको एक काम करते हैं, ठीक है। ये कंप्लीट चीज़ जब इस साइड आएगी तो वेक्टर OQ माइनस वेक्टर OS कॉमन निकला, तो अब क्या बचा वेक्टर OP माइनस वेक्टर OR इज इक्वल टू कितना 0। अच्छा वेक्टर OQ माइनस वेक्टर OS ये कितना हो जाएगा SQ हो जाएगा, वेक्टर SQ। हाँ ये कितना हो जाएगा वेक्टर RP 0 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब SQ वेक्टर SQ परपेंडिकुलर होगा वेक्टर RP को, वेक्टर SQ परपेंडिकुलर होगा वेक्टर RP को। हाँ तो कुछ फाइनल रिजल्ट निकल के आ रहा है क्या अपने सामने, पहले देखते हैं। QR कौन सा है, ये QR है, ये QR, और SP कहाँ है, ये S है, और यहाँ कहीं तो भी P होगा, तो ये आ जाएगा SP, ये मान लो S है, तो यानी कि ये जो SP है ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। हाँ उसके बाद ये SQ और SQ और RP परपेंडिकुलर है। मतलब देखो अगर आप इसको थोड़ा एक्सटेंड करोगे तो ये बेसिकली ऐसा हो जाएगा ना, ये परपेंडिकुलर है। देखो PS अगर मैं इसको थोड़ा एक्सटेंड करूँ तो ये परपेंडिकुलर है किसको, QR को, इससे पता चल गया। और ये देखो SQ मतलब ये SQ बोलो या QS बोलो, ये परपेंडिकुलर आएगा RP को, इसको, ठीक है। इन दोनों से ही अपन ना आइडिया निकालते हैं कि ये क्या है, दो परपेंडिकुलर ट्राइंगल के दो परपेंडिकुलर आपस में क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ट्राइंगल के दो परपेंडिकुलर आपस में क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। आपको याद है मीडियन जब आपस में इंटरसेक्ट करते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं सेंट्रॉइड। परपेंडिकुलर जब आपस में इंटरसेक्ट करते हैं उसे हम लोग क्या करते हैं, उसे क्या करते हैं, ऑर्थो सेंटर। तो ये जो S पॉइंट है, ये S पॉइंट बेसिकली क्या होगा, ऑर्थो सेंटर होगा। ऑप्शन में ऑर्थो सेंटर था, ओके समझ में आ गया। तो हमने कुछ रिलेशन पता किया ना, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रहने वाला है क्योंकि एडवांस का क्वेश्चन है, इतना आसान नहीं रहेगा, बट फिर भी हमने
बहुत हद तक सिंपल वे में सॉल्व करने की कोशिश की है। आप एक बार इसको और अच्छे से देखो, और ये कंसेप्ट बहुत क्लियर होना चाहिए कि जब ट्रायंगल के दो परपेंडिकुलर आपस में इंटरसेक्ट करते हैं तो क्या तैयार करते हैं, ऑर्थो सेंटर तैयार करते हैं। ओके, ठीक है।